नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रूट प्रोडक्शन में पोमोग्रेनेट के बारे में। पोमोग्रेनेट क्या होता है? पोमोग्रेनेट को हिंदी में कहते हैं अनार। अनार के बारे में जो भी कुछ लिखा गया है एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर में, जिसको डॉक्टर निमराज सुंडा जी ने लिखा है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और जो भी कुछ चीज़ें समझने वाली होंगी उसको समझेंगे, कैसे याद किया जाता है उसको समझेंगे। साथ में समझेंगे कि अनार में कौन कौन सी डिजीज़ लगती है, कौन कौन से इंसेक्ट और पेस्ट लगते हैं और इसको कैसे मैनेज किया जाए। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इंसेक्ट के साइंटिफिक नेम क्या है और जो डिजीज़ लगते हैं उनके बोटेनिकल नेम क्या है, जो डिजीज़ लगता है उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और उनके बोटेनिकल नेम कौन कौन से हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पोमोग्रेनेट का जो होता है बोटेनिकल नेम, वो होता है प्यूनिका ग्रेनाटम। पोमोग्रेनेट का जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है? वो होता है प्यूनिका ग्रेनाटम। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? अगर हम बात करें पोमोग्रेनेट की तो पोमोग्रेनेट जो होता है ये प्यूनिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पोमोग्रेनेट जो होता है इसका बोटेनिकल नेम क्या है? प्यूनिका ग्रेनाटम। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, पोमग्रेनेट, प्यूनिका ग्रेनाटम। लगभग राइमिंग सा वर्ड लग रहा है तो आप आसानी से याद कर सकते हो। और अगर आपने प्यूनिका याद कर लिया तो प्यूनिका से प्यूनिकेसी भी आराम से याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज़ हाईली ड्रॉट टॉलरेंट एमंग फ्रूट क्रॉप। जितने भी फ्रूट क्रॉप हम ग्रो करते हैं इंडिया में उसमें से सबसे ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप होती है पोमग्रेनेट। कहने का मतलब ये है कि सूखे के प्रति सबसे ज़्यादा सहनशील फसल कौन सी है? सूखे के प्रति सबसे ज़्यादा सहनशील फसल पोमोग्रेनेट है। बोले तो अनार है। ये केवल मैं फलों में बात कर रहा हूँ। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ऐसा समझो कि भारत में हम जितने भी फल उगाते हैं उसमें से सबसे कम वाटर रिक्वायरमेंट किसकी होती है? पोमोग्रेनेट की। इसको बहुत कम पानी में हम आराम से ग्रो कर सकते हैं। ओरिजिन ऑफ पोमोग्रेनेट प्रोबेबली, वो पोमोग्रेनेट का जो ओरिजिन है वो ईरान है। आप ऐसे भी जान सकते हैं कि ईरान इराक में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं पानी की ज़्यादा कमी है तो इसी एरिया में ग्रो हो सकता है। तो इसी एरिया में ग्रो हो रहा है, पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। जितने भी फ्रूट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट, सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट पोमोग्रेनेट की ही होती है। इस तरीके से आप इंटर रिलेट करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन पोमोग्रेनेट फ्रूट। पोमोग्रेनेट का जो फ्रूट होता है उसके अंदर जो रेड कलर होता है, जो हम इसका एरियल खाते हैं, जो सीड के ऊपर लगा होता है, जो हम जिसका एडिबल पार्ट होता है पोमोग्रेनेट का, उसमें जो रेड कलर होता है वो एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है एंथोसाइनिन। तो इसी एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से जो पोमोग्रेनेट होता है वो रेड कलर का होता है। इंडिया हैज फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड विथ रेस्पेक्ट टू पोमोग्रेनेट एरिया एंड प्रोडक्शन। अगर हम बात करें पोमोग्रेनेट के एरिया और प्रोडक्शन की तो पूरी दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा मात्रा में इसकी खेती करता है एरिया बेसिस पर, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी इंडिया ही करता है। इन महाराष्ट्र इज़ द लीडिंग स्टेट इन एरिया एंड इन इंडिया महाराष्ट्र इज़ द लीडिंग स्टेट इन एरिया प्रोडक्शन फॉलोड बाई कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एंड राजस्थान। अगर हम बात करें पोमोग्रेनेट की तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पोमोग्रेनेट कौन ग्रो करता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा पोमोग्रेनेट प्रोड्यूस करने वाला, ग्रो करने वाला स्टेट जो अपना है वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। इसके बाद हम आगे बात करें, जूस ऑफ पोमोग्रेनेट इज़ यूजफुल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी। लेप्रेसी डिजीज से जो सफ़र कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए जो पोमोग्रेनेट का जूस होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेप्रेसी की हम बात करें तो लेप्रेसी ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं कुष्ठ रोग, एक चर्म रोग टाइप की बीमारी होती है। इसको हम हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है लेप्रेसी। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो लेप्रेसी से ग्रसित है तो उसके लिए जो पोमोग्रेनेट होता है उसका जूस काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करें इसके आइडियल प्लांटिंग का टाइम तो जुलाई से लेके अगस्त तक इसका जो टाइम होता है, जुलाई से अगस्त का जो मंथ होता है, यानी कि ऐसे ऑनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून की शुरुआत हो रही होती है उस स्टेज में आपका जो पोमोग्रेनेट होता है उसको हम प्लांटिंग करते हैं। ठीक, किस कंडीशन में? ट्रॉपिकल कंडीशन में अगर हम पोमोग्रेनेट को ग्रो कर रहे हैं तो ऑनसेट ऑफ मानसून में इसको अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि पौधे के ग्रो होने के दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो,
और इसके साथ साथ फ्रिक्वेंटली पानी की व्यवस्था हो। तो ये सभी चीज़ें हमको जुलाई में मिलने लगती हैं, जुलाई अगस्त में, क्योंकि उस समय मानसून आ जाता है, पूरे भारत में मानसून एक्टिवेट हो जाता है। तो हमको फ्रिक्वेंट रेनफॉल देखने को मिलती है, जिससे हमें आर्टिफिशियल इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी भी थोड़ा बढ़ जाता है और टेम्परेचर थोड़ा गिर जाता है। ये किसी एक नए पौधे को ग्रो होने के लिए एक अच्छी कंडीशन मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें किसी डेसिडुअस प्लांट की, तो कोई डेसिडुअस अगर प्लांट है तो उसको हम कब ग्रो करते हैं, जैसे ही हमारा ठंडी बीत रहा होता, ठीक, या ऐसे ठंडी की शुरुआत होने से पहले, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, और या फिर इधर जनवरी फरवरी में। क्यों? क्योंकि डेसिडुअस प्लांट है तो उसको ग्रो करने के लिए ये अच्छा सीजन माना जाता है, क्योंकि डेसिडुअस जो प्लांट होते हैं वो ठंडी के सीजन में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं विंटरिंग। तो ये विंटरिंग में चले जाते हैं, इनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो सब रुक जाती है, पत्तियां सब झड़ जाती हैं, कोई नई कलिकाएं नहीं निकल रही होती हैं। तो इस समय पे प्लांट की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है। इसी वजह से इस सीजन में हम तब प्लांटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पोमोग्रेनेट है ये एक एवरग्रीन प्लांट है। इसी वजह से, एवरग्रीन होने की वजह से इसको न्यूट्रिएंट की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। इसी वजह से हम तब लगाते हैं जब न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म खेत में ज़्यादा होते हैं, जो कि हमको जून और जुलाई के महीने में, जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादातर मिलते हैं। इसके बाद एक होता है बहार ट्रीटमेंट। मैंने आपको जब गुआवा पढ़ाया था इंस्टेंट हार्टिकल्चर में, तो उसमें मैंने आपको बताया था। और इसके साथ साथ में ये जो आप पोमोग्रेनेट पढ़ रहे हैं, पोमोग्रेनेट भी मैंने बहुत डिटेल में इंस्टेंट हार्टिकल्चर में पढ़ा रखा है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख के अपना और जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैंने वहाँ गुआवा में और पोमोग्रेनेट दोनों में पढ़ाया था कि एक बहार ट्रीटमेंट होती है। तो ये बहार ट्रीटमेंट क्या होती है? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने एक साल के जीवन में 3 बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। बहार ट्रीटमेंट में क्या होता है कि कोई एक पौधा जो होता है वो एक साल में 3 बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है। उसको अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार के नाम से जानते हैं। तो अम्बे बहार इज़ द मोस्ट कॉमनली प्रिफर्ड बाई ग्रोवर्स बिकॉज ऑफ हाई यील्ड एज कम्पेयर टू अदर फ्लावरिंग सीजन। तो ये जो अम्बे बहार वाला सीजन होता है, जैसे अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार, ये 3 बहार होते हैं। इसमें से जो अम्बे बहार होता है, जो आम के सीजन में ज़्यादातर ग्रो होता है, अम्बे बहार आम के साथ ही आता है। तो इस सीजन में जो यील्ड होती है पोमोग्रेनेट की वो ज़्यादा होती है और इसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट भी कम होती है। इसीलिए जितने भी ग्रोवर्स हैं, जितने भी किसान हैं पोमोग्रेनेट वाले, ये सभी ये प्रेफर करते हैं कि हमको हस्त बहार और मृग बहार वाले सीजन को उसका फल ना लेके अम्बे बहार वाले सीजन का फल लिया जाए। उन दोनों सीजन को रोकने के लिए हम हार्मोन का प्रयोग करते हैं और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं या फिर ट्रिमिंग का प्रयोग करते हैं कि जिससे फ्लावरिंग ना आए, पौधा भी अपना पूरा विकास करता रहे, पौधा अपना फ्लावरिंग नहीं करे, केवल अपना विकास करे, अपना डेवलपमेंट करे, जिससे पौधा थोड़ा स्वस्थ हो जाए और साल भर में एक बार हमको अच्छा सा फल मिले। अगर साल भर में 3 बार वो फल देगा तो बहुत कम फल देगा और फल की क्वालिटी घट जाती है। इसी वजह से ज़्यादातर किसान जो हैं वो प्रेफर करते हैं अम्बे बहार सीजन को। वाइल्ड टाइप अनार इज आल्सो नोन एज दारू। एक वाइल्ड टाइप का अनार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दारू। वाइल्ड टाइप अनार का मतलब होता है ऐसा अनार जिसको हम ग्रो नहीं करते हैं, ये ऐसे जंगली रूप में ग्रो हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप अनार, जिसको हम क्या बोलते हैं, दारू बोलते हैं। प्रेजेंटली भगवा इज द लीडिंग वेराइटी ऑफ पोमोग्रेनेट कल्टिवेटेड इन इंडिया स्पेशली इन महाराष्ट्र। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोमोग्रेनेट इन ऑल इंडियन स्टेट। भारत में जितने स्टेट हैं उसमें से महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा पोमोग्रेनेट प्रोड्यूस करने वाला राज्य है। अब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो वैरायटी ग्रो करी जाती है पोमोग्रेनेट की वो है भगवा वैरायटी। पोमोग्रेनेट की जो भगवा वैरायटी है उसको महाराष्ट्र में बहुत अच्छी मात्रा में ग्रो करा जाता है। प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग एंड एयर लेयरिंग। जो पोमोग्रेनेट होता है इसकी कटिंग क्या होती है, हार्डवुड कटिंग लगती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पोमोग्रेनेट का जो प्रोपोगेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो या तो आप हार्डवुड कटिंग लगा सकते हैं, सेमी हार्डवुड कटिंग कभी कभी चल जाता है। इसके साथ साथ आप एयर लेयरिंग, जिसको हम गूटी बोलते हैं, चाइनीज भाषा में इसको मार्कोटेज बोलते हैं, तो एयर लेयरिंग से भी हम आराम से इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। एयर लेयरिंग देखने में कुछ इस तरीके का होता है। एयर लेयरिंग के बारे में मैंने बहुत डिटेल में इंस्टेंट हार्टिकल्चर वाले सीरीज में पढ़ा दिया है, तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वहाँ से देख के जान सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं बहार ट्रीटमेंट की, जिसको हम क्रॉप रेगुलेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार, जैसा कि मैंने बताया। तो अम्बे बहार कब होता है, ये जनवरी फरवरी में होता है, जब आम में फ्लावरिंग हो रही होती है उसी के टाइम में आपका जो पोमोग्रेनेट होता है इसमें भी फ्लावरिंग हो रही होती है। इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो जून, जुलाई, अगस्त में होती है। इन तीनों महीनों में जो अनार देखने को मिलता है वो अम्बे बहार वाला अनार होता है। इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होती है और यील्ड भी ज़्यादा होती है। इसी वजह से ज़्यादातर जो ग्रोअर हैं, ज़्यादातर जो पोमोग्रेनेट वाले फार्मर हैं, ये प्रेफर करते हैं कि अपना जो अम्बे बहार वाला सीज़न है इसी सीज़न में हम पोमोग्रेनेट की कल्टीवेशन लें। इसके बाद अगला है मृग बहार। मृग बहार में ये होता है कि जून और जुलाई का जो महीना होता है, इस महीने में इसकी फ्लावरिंग आती है और इसका नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीने में जो फ्रूट आपको देखने को मिलता है वो फ्रूट मृग बहार का होता है। फ्रूट क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, मोर प्रोन टू इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। इस सीजन में जो मृग बहार में अगर हम ग्रो करेंगे तो इस सीजन में एक ख़राब बात यह होती है कि एक तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और इसके साथ साथ इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ लगने की संभावना ज़्यादा होती है मृग बहार वाले सीजन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ध्यान से अगर देखें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सभी जो महीने होते हैं, इस महीने में अमूमन इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो जब भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बार बार फ्लक्चुएट करती है, टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो इस कंडीशन में जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो ज़्यादा फैलते हैं। आप लोगों ने ध्यान से अगर महसूस करा होगा तो आपको गर्मी में और ठंडी में उतने ज़्यादा कीड़े नहीं दिखाई देते हैं जितने आपको बरसात में दिखाई देते हैं। तो उस समय कीड़ों की संख्या भी ज़्यादा होती है, इंसेक्ट पेस्ट की संख्या ज़्यादा होती है, इस वजह से इंसेक्ट पेस्ट का प्रकोप ज़्यादा लगता है। इसके साथ साथ जो डिजीज़ होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा बढ़ जाती है और टेम्परेचर घटा होता है, तो ये कंडीशन किसी भी फंगस को या किसी भी रोग को बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है। इसी वजह से इस सीज़न में अगर हम ग्रो करेंगे पोमोग्रेनेट को तो इसमें इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद जो अगला है वो है हस्त बहार। हस्त बहार की जो फ्लावरिंग की अगर हम बात करें तो इसकी फ्लावरिंग जो होती है वो सितंबर अक्टूबर के महीने में होती है और इसका जो हार्वेस्टिंग हम करते हैं वो फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में करते हैं। इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छा होता है, फूड की क्वालिटी भी अच्छी होती है, कलर भी अच्छा होता है, प्रेफर फॉर एक्सपोर्ट। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम ज़्यादातर ग्रो करते हैं। अब बात समझना, हस्त बहार का जो फ्रूट होता है इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, प्रोडक्शन भी ठीक ठाक होता है, मार्केट में आता है लेकिन बहुत महंगा आता है। तो इंडियन जो होते हैं वो तब खरीदते कम है, ठीक। तो इसका ज़्यादातर जो पोर्शन है, ज़्यादातर जो प्रोड्यूस है वो दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादातर चला जाता है बिकने के लिए। तो एक्सपोर्ट करना है अगर आपको तो हस्त बहार वाला जो सीज़न है वो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है और लोकल लेवल पर भी बेचना है, ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करना है, विदेश में नहीं भेजना है, तो अम्बे बहार वाला जो सीज़न है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम वेराइटीज़ की बात करें कि पोमोग्रेनेट की कौन कौन सी अच्छी अच्छी वेराइटीज़ हैं जिनको हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भगवा वैरायटी है वो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ग्रो करी जाती है, बहुत लीडिंग वैरायटी है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ढेर सारी वैरायटी है, जैसे जालोर सीडलेस, ये जालोर वाले रीजन में ग्रो किया जाता है, सीडलेस वैरायटी होती है, राजस्थान में ज़्यादातर इसको ग्रो किया जाता है। गणेश जो वैरायटी है ये भी अच्छा है, ये सिलेक्शन से बनाया गया है, जो एक नेचुरल सिलेक्शन होता है, आप लोगों ने ब्रीडिंग में पढ़ा होगा नेचुरल सिलेक्शन, तो इसी सिलेक्शन के थ्रू इस वैरायटी को डेवलप किया गया है, नाम है इसका गणेश। इसको किससे बनाया गया है, आलंदी के नेचुरल सिलेक्शन से। बात समझना, आलंदी एक वैरायटी है पोमोग्रेनेट की।
आलंदी के बहुत एरिया में कहीं कल्टीवेशन किया गया होगा, ठीक। आलंदी जो वैरायटी है उसका बहुत बड़े एरिया में कल्टीवेशन कभी किया गया रहा होगा, वहाँ पर कोई एक पौधा बहुत अच्छा निकल गया होगा। आलंदी के मुकाबले उसकी जो क्वालिटी थी वो थोड़ी अच्छी होगी। वो किसी मामले में हो सकता है मीठा हो सकता है उसके फल ज़्यादा चमकदार हो सकता है फल बड़े हों, यह भी हो सकता है कि फलों की संख्या ज़्यादा हो सकता है पौधा छोटा हो, या हो सकता है पौधा बड़ा हो। मतलब कोई डिजायरेबल क्वालिटी जो हमको चाहिए वो हमको एक पौधे में दिख गई बहुत बड़े एरिया में से। उस पौधे को हमने निकाल लिया और फिर उसको हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक। एक पौधे से 100 पौधे, 100 से 10,000 पौधे, इस तरीके से हम बढ़ाते गए। फिर उसी को हमने एक नाम दे दिया और वो नाम क्या पड़ा, गणेश। तो इसी तरीके से जो सिलेक्शन वाली वैरायटी हैं वो बनाई जाती हैं। तो गणेश ये ज़्यादातर कहाँ पर पॉपुलर है, महाराष्ट्र में ज़्यादातर माना जाता है, महाराष्ट्र में ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद है कांधरी, ये भी एक मीडियम फ्रूट वाली वैरायटी है। इसके बाद है अरक्ता, ये प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जैसे जैम वैम बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद जो मृदुला वैरायटी है, मृदुला वैरायटी 2 क्रॉस से बनी है, ये एक हाइब्रिड वैरायटी है मृदुला। ये गणेश से और गुल शाह जो वैरायटी है उन दोनों के क्रॉस से, गणेश और गुल शाह वैरायटी के क्रॉस से बनाया गया है। कौन सी वैरायटी है वो, मृदुला। रूबी इज़ द हाइब्रिड फ्रॉम ए 3-वे क्रॉस, ये 3-वे क्रॉस से बनाया गया है रूबी। कहने का मतलब ऐसा है कि पहले एक बार क्रॉसिंग कराई गई, ठीक, दोनों, जैसे मान लो एक मेल और फीमेल की क्रॉसिंग कराई गई तो उसमें से एक फीमेल निकल गई, ठीक, अगली जनरेशन। फिर इस फीमेल का किसी दूसरे मेल से फिर से क्रॉस कराया गया, फिर एक तीसरा निकला। तो इस तरीके से 3-वे क्रॉसिंग कराई गई, कहाँ पर, IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च में। और तब ये वैरायटी बन के निकल के आई जो वैरायटी का नाम है रूबी। इसके बाद जो अगली वैरायटी है वो ज्योति है। इट इज क्रॉस्ड बिटवीन बसैन सीडलेस एंड ढोलका। ये जो बसैन सीडलेस है और इसके साथ साथ जो ढोलका है, इन्हीं दोनों के क्रॉस से बनाई गई वैरायटी का नाम है ज्योति। ढोलका जो है इसको ज़्यादातर हम कहाँ ग्रो करते हैं, ढोलका जो वैरायटी है पोमोग्रेनेट की, इसको ज़्यादातर हम गुजरात में ग्रो करते हैं। भगवा जो मैंने पहले बताया कि इसका कलर जो होता है काफ़ी ब्राइट होता है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसको हम सिंदूरे के नाम से जानते हैं, क्योंकि भगवा कलर और सिंदूर का कलर लगभग एक ही जैसा होता है, तो भगवा और सिंदूरी भी कह सकते हैं। मस्तानी और जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ज़्यादा ग्रो करते हैं तो जय महाराष्ट्र भी कह सकते हो, और मस्तानी, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है भगवा। ये जरूर याद कर लेना कि भगवा किसकी वैरायटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमली दाना, ये गणेश और नन्हा के क्रॉस से बनाया गया है। ये पोमोग्रेनेट की नई हाइब्रिड वैरायटी है। अब नन्हा आ गया तो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पूसा नन्हा किसकी वैरायटी है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाया था पूसा नन्हा के बारे में, तो आपको बताना है कि पूसा नन्हा किसकी वैरायटी है। और अमली दाना जो है वो गणेश और नन्हा के क्रॉस से बनाया गया है। ये नन्हा दूसरा है और पूसा नन्हा दूसरा है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो नन्हा है ये किसकी वैरायटी है, ये पोमोग्रेनेट की वैरायटी, और जो पूसा नन्हा है उसको तो आपको बताना ही है। इसके बाद जो अगली वैरायटी है ये है वंडरफुल। ये USA की वैरायटी है, जिसमें इस फ्रूट का जो एवरेज साइज होता है वो लगभग 700 ग्राम का होता है। फ्रूट बहुत बड़ा सा होता है। कौन सा, वंडरफुल। अगर आपने देखा होगा इसको तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टाइप का फ्रूट होता है, बहुत महंगा बिकता है। जब बाज़ार में ये आता है तो काफ़ी महंगा बिकता है, बहुत बड़ा बड़ा सा होता है। लगभग एक फ्रूट जो होता है ऑन एन एवरेज 700 ग्राम के आसपास का होता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंसेक्ट और पेस्ट की। पोमोग्रेनेट में कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं इसके बारे में अब हम डिटेल में समझेंगे। तो उसमें जो सबसे पहले समझने वाली बात है वो है अनार की बटरफ्लाई। अनार में जो लगने वाली बटरफ्लाई है वो इस तरीके से कुछ देखने में लगती है। इसका जो बोटेनिकल, इसका जो साइंटिफिक नेम है अनार बटरफ्लाई का, वो है वायराकोला आइसोक्रेटस। क्या है, वायराकोला या फिर वीराकोला भी बोलते हैं, वीराकोला आइसोक्रेटस, ठीक। वीराकोला आइसोक्रेटस किसका साइंटिफिक नेम है, यह है आपका अनार की जो बटरफ्लाई है उसका ये साइंटिफिक नेम होता है। सीरियस पेस्ट है काफ़ी ज़्यादा पोमोग्रेनेट में, बहुत ही सीरियसली इसको डैमेज करता है पोमोग्रेनेट में। पेंसिल साइज का एक आपको बोर देखने को मिलता है, जितनी मोटी पेंसिल होती है उतनी साइज का बोर आपको इसे सीड में देखने को मिलेगा, और इसी सीड में से आपको
लार्वा की एक्सक्रीटा निकलते दिखेंगे। मतलब लार्वा जब अंदर खाएगा, अंदर जो पोमोग्रेनेट है उसको खाता जाएगा, डैमेज करता जाएगा, तो वो उसका जो वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटा है, वो धीरे धीरे आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा। ये कॉन्टिन्यूसली निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अंदर वो खाता जाएगा और पीछे से निकालता जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका एक्सक्रीटा होता है। इस तरीके का देखने में लगता है, बाहर से ऐसे लगेगा और अंदर अंदर ऐसे डैमेज करता चला जाएगा। जब इसको आप तोड़ के अंदर काट के देखेंगे तो इस तरीके का सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। इसको रोकने का सबसे अच्छा है बटर पेपर से आप इसको कवर कर दें। कवरिंग बहुत अच्छा होता है। कवरिंग करने से आपका जो फ्रूट होता है वो बिल्कुल चमकीला सा निकलता है, बहुत सुंदर सा फ्रूट निकलता है। आप लोगों ने कई बार यूट्यूब के वीडियो में भी या शॉर्ट्स में ऐसे स्क्रॉल करते हुए आपने देखा होगा कि जो जापान और चाइना के लोग होते हैं वो फलों को एक बटर पेपर से कवर करके रखते हैं। एक तरीके का पेपर होता है, उससे हर फ्रूट को कवर करके रखते हैं। तो अगर आप कवर करके रख रहे हैं तो अनार की जो बटरफ्लाई है ये आपके फल को डैमेज नहीं कर पाती। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। हर फल को एक एक पकड़ पकड़ के उसको फिर बैग में पैक करना रहता है, काफ़ी गड़बड़ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। अगर हम कार्वेरिल 50 WP का 2 से 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, या फिर मेथोमाइल 40 SP का, या फिर मोनोक्रोटोफॉस 36 SL का 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देंगे। कहने का मतलब इन सभी दवाओं का किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का दी गई मात्रा में अगर हम छिड़काव कर देंगे तो हमारा ये जो बटरफ्लाई है ये देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज़ और समझ लेना, ये जो बटरफ्लाई है इसी का जो लार्वा होता है ये ज़्यादा डैमेज करता है। ये बटरफ्लाई तो ऊपर ऊपर से केवल सेल शेप को सक करती है, लेकिन इसका जो लार्वा होता है ये फ्रूट के अंदर बोर करके घुस जाता है और फ्रूट को ज़्यादा डैमेज करता है। तो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग जो इसका स्टेज होता है वो लार्वल स्टेज होता है अनार बटरफ्लाई का। इसके बाद जो आपका पोमोग्रेनेट है उसमें एक और इंसेक्ट लगता है, उस इंसेक्ट का नाम है फ्रूट फ्लाई। इसका नाम है बैट्रोसेरा जोनाटा। ठीक, बैट्रोसेरा जोनाटा जो होता है ये ट्रेपेडिडी फैमिली का है। ये इस तरीके का होता है कि एक माइनर पेस्ट है पोमोग्रेनेट में जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता है, लेकिन हाँ करता है। आपको इसका बोटेनिकल साइंटिफिक नेम जरूर याद कर लेना है। जो फ्रूट फ्लाई होता है, अनार की फ्रूट फ्लाई, देखो याद करना। एक तो मैंने आपको बैट्रोसेरा रोफोमैकुलाटा पढ़ाया है, किसमें पढ़ाया है ये आपको बताना है, बैट्रोसेरा रोफोमैकुलाटा। और ये दूसरा है फ्रूट फ्लाई जिसको हम पोमोग्रेनेट बटरफ्लाई बोलते हैं, ये है बैट्रोसेरा जोनाटा। ये पोमोग्रेनेट में लगने वाला एक पेस्ट है, या ऐसे कह सकते हो इंसेक्ट है। इसके बाद है फ्रूट सकिंग मॉथ। ये एक तरीके का मॉथ होता है जो कि देखो एक चीज़ समझना, मॉथ और बटरफ्लाई में थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे ही आपका ये ख़त्म होगा हार्टिकल्चर तो आगे एंटोमोलॉजी में स्टार्ट करूँगा, उसमें मैं आपको बटरफ्लाई और मॉथ के बारे में खूब डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल ऐसे समझो कि बटरफ्लाई और मॉथ में अंतर होता है। तो जो फ्रूट सकिंग मॉथ होता है जिसको हम बोलते हैं ऑथरिस स्पेसीज, ये पोमोग्रेनेट में ऐसे बैठता है और जो सेल शेप होता है, यानी कि पोमोग्रेनेट के ऊपर की जो स्किन होती है इसको छेद देता है, तो इसमें से जो सेल शेप होता है उसको सक करता है। इसके बाद जो अनार के दाने होते हैं उसको भी ये सक कर लेता है। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं डिजीज़ के बारे में। पोमोग्रेनेट में लगने वाली कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि पोमोग्रेनेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है वो है बैक्टीरियल ब्लाइट, जो कि जेंथोमोनास प्यूनिकी की वजह से होता है। जेंथोमोनास जो प्यूनिकी होता है इसी की वजह से होता है। प्यूनिका ग्रेनाटम ऐसे याद कर सकते हो, प्यूनिका ग्रेनाटम। तो प्यूनिकी जो है ये जेंथोमोनास प्यूनिकी किसका है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोमोग्रेनेट। इसका साइंटिफिक नेम आप आसानी से याद कर सकते हो, जेंथोमोनास प्यूनिकी। जैसे जेंथोमोनास सिट्राई होता है यानी सिट्रस में लगता है, उसी तरीके से जेंथोमोनास प्यूनिकाई होता है। ये किस में लगता है, ये आपका प्यूनिका ग्रेनाटम में लगता है, बोले तो पोमग्रेनेट में लगता है। ये बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, आल्सो नोन एज नोडल ब्लाइट और ब्लैक स्पॉट। इसको नोडल ब्लाइट भी कहते हैं और इसको ब्लैक स्पॉट भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और महाराष्ट्र में इसको ऑयली स्पॉट या फिर टेलिया डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरीके का एक
सिम्टम देखने को मिलता है। ये जो सबसे ऊपर की स्किन होती है पोमोग्रेनेट भी, उस पे एक ब्लाइट टाइप का लग जाता है। सबसे अच्छी चीज़ आपको ये जानने को मिलेगी कि ये जो ब्लाइट होता है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। नाम से ही पता चल रहा है बैक्टीरियल डिजीज़। अगर आपको कहीं भी ब्लाइट देखने को मिल रहा है तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि जो ब्लाइट डिजीज़ है वो बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, चाहे किसी भी फसल में हो। इसके बाद अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की। आपका जो पोमोग्रेनेट होता है उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं। इंसेक्ट पेस्ट तो मिलते हैं, डिजीज़ भी मिलती है। इसके साथ साथ हमको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो है फ्रूट क्रैकिंग। ये ड्यू टू कैल्शियम, बोरान एंड पोटेशियम डिफिशियंसी। कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है, बोरान की कमी से भी हो सकता है और पोटेशियम की कमी से भी हो सकता है। तो आपका जो फ्रूट क्रैकिंग है पोमोग्रेनेट में ये तीनों की वजह से हो सकता है, लेकिन इसमें जो बोरान और कैल्शियम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रूट क्रैकिंग में, और वो भी किसमें, पोमोग्रेनेट की फ्रूट क्रैकिंग में। ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, ड्राई एरियाज़ में, सूखा एरियाज़ में, जो कि राजस्थान का एरिया काफ़ी ज़्यादा सूखा होता है, तो राजस्थान में ये फ्रूट क्रैकिंग वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसको मैनेज करने के लिए अगर हम बोरान का छिड़काव कर देंगे 0.5% का, तो आपका 0.5% बोरेक्स, जो कि बोरान का एक सप्लीमेंट होता है, उसका अगर हम छिड़काव कर देंगे तो हमारा जो फ्रूट क्रैकिंग वाली प्रॉब्लम है ये बंद हो जाएगी। इसके बाद जो अगला है वो है इंटरनल ब्रेकडाउन। यह एक बहुत ही ज़्यादा, ऐसे समझो, डैमेजिंग टाइप का होता है इंटरनल ब्रेकडाउन पोमोग्रेनेट में। इसमें क्या होता है कि जब आप बाज़ार में ख़रीदने जाओगे, या जो किसान होता है इसको भी पता नहीं चलेगा। बाहर से जब आप देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल सा दिखेगा, बड़ा अट्रैक्टिव सा दिखेगा, लेकिन जब आप इसको अंदर से तोड़ेंगे और इसका सीड निकालने लगेंगे तो आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, इस तरीके के डीके यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं इंटरनल ब्रेकडाउन। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। मैं वहाँ से खरीद के लेके आया, एक तो इतना महंगा सा खरीद के लेके आओ, ऊपर से अंदर जब ऐसा निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा लगती है कि चूना लग गया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ एरिल इन मैच्योर पोमोग्रेनेट। मैच्योर जो पोमोग्रेनेट होता है उसमें एरिल जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है। एरिल बिकम ब्राउन एंड ब्लैकिश कलर, इसका ब्लैकनिंग हो जाता है और हल्का हल्का ब्राउन कलर का। देखो ये सब रेड कलर के हैं, पिंक कलर के हैं, लेकिन ये वाला देखो ब्राउन कलर का हो गया है। द इंसिडेंस इज मोर इन अम्बे बहार। अम्बे बहार वाला सीजन होता है जो जनवरी से लेकर जून तक, मतलब जनवरी से लेकर जून तक चलता है। जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग होती है, उसके बाद फिर ये जून तक इसकी हार्वेस्टिंग होती रहती है। तो ये जो अम्बे बहार वाला सीजन है, मतलब जो इंडिया में ज़्यादातर ग्रो किया जाता है, अम्बे बहार वाला सीजन को ही इंडिया में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इस सीजन में ये सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये हमको कब मिलेगा, जब हमको ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस महीने में जो हमको अनार देखने को मिलता है, इस अनार में ये सिम्टम ज़्यादा हमको परेशान करता है। तो यही था आपका पोमोग्रेनेट। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।